हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे होंगे। एग्ज़ाम्स कभी भी हों, लेकिन मेरे इन वीडियो से आपके अंदर लिटरेचर की समझ बढ़ेगी। इस वीडियो में मैंने लिटरेचर को हिस्ट्री से जोड़ा है। पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी फीस है आप वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी। गॉल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन किंगस्टन हिल इन सरी, इंग्लैंड। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में जगह है सरी। सरी में किंगस्टन हिल नाम की डिस्ट्रिक्ट है। किंगस्टन हिल में गॉल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 में हुआ। गॉल्सवर्दी की डेथ लगभग 66 की एज में 31 जनवरी 1933 को हुई। मैंने कहा गॉल्सवर्दी का जन्म इंग्लैंड में हुआ। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लैंड और ब्रिटेन में। क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। इंग्लैंड पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम के इस मैप में आप देख सकते हो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये चारों मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का मैच होगा, हम नहीं कहते ब्रिटेन की टीम का मैच होगा। आप देखोगे स्कॉटलैंड आयरलैंड की अलग अलग टीम है। गॉल्सवर्दी का जन्म यूनाइटेड किंगडम में जो पार्ट है इंग्लैंड, उसमें हुआ था। हिज फादर जॉन वॉज अ लॉयर एंड कंपनी डायरेक्टर। गॉल्सवर्दी के फादर का नाम भी सीनियर गॉल्सवर्दी था। यूरोप में सन के नाम और फादर के नाम एक रख दिए जाते हैं। फादर के नाम से पहले सीनियर लगा देते हैं और सन के नाम से पहले जूनियर लिख दिया जाता है। यूरोप में किंग के नाम भी सेम होते हैं, जैसे चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स थर्ड। थोड़ा जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। हमारे देश में इस तरह के नाम भी रखे गए। राजस्थान में कई रियासतें थीं मुगल एम्पायर के समय। उनमें से एक राजा थे जयसिंह फर्स्ट। इनके बाद जयसिंह सेकंड राजा बने, जिन्होंने जयपुर शहर की नींव रखी। गॉल्सवर्दी के फादर वकील और एक कंपनी के मालिक थे। संपन्न परिवार था। गॉल्सवर्दी की मदर का नाम ब्लांच बैली था। ही वॉज एजुकेटेड एट हैरो एंड स्टडीड लॉ एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कई कॉलेज हैं, उनमें से एक न्यू कॉलेज है जहां गॉल्सवर्दी ने लॉ की पढ़ाई करी। 1889 में गॉल्सवर्दी ने लॉ में डिग्री ली। गॉल्सवर्दी वॉज ट्रेन्ड एज ए बैरिस्टर एंड वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890। लॉ की डिग्री लेने के बाद गॉल्सवर्दी ने बैरिस्टर बनने की ट्रेनिंग ली। जैसे हमारे यहाँ LLB करने के बाद कोई एकदम से वकील नहीं बनता, उससे पहले किसी वकील के अंडर काम करना पड़ता है। वैसे ही गॉल्सवर्दी को बैरिस्टर वकील बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी और 1890 में गॉल्सवर्दी क्वालिफाइड हो गए कि वो कोर्ट में केस लड़ सकें। यहाँ पे वर्ड आया है कॉल टू द बार। एग्जाम्स में इस तरीके के वर्ड पूछ लिए जाते हैं। बार एक तो वो जगह है जहाँ लोग वाइन पीते हैं, दूसरा बार कोर्ट को भी कहते हैं। बी कॉल टू द बार फ्रेज है टू गेन अ क्वालिफिकेशन एज अ लॉयर हु कैन आर्ग्यू अ केस इन अ कोर्ट। लॉयर की क्वालिफिकेशन होना कि वो कोर्ट में केस लड़ सके, उसे कहते हैं बी कॉल टू द बार। गॉल्सवर्दी के फादर लॉयर थे तो गॉल्सवर्दी भी वकील बन गए, लेकिन गॉल्सवर्दी का बिल्कुल भी मन कोर्ट कचहरी में नहीं लगता था। गॉल्सवर्दी ट्रेवल्ड अब्रॉड to look after the family's trans-European shipping agency. During these travels, he met Joseph Conrad in 1893 and the two became close friends. गॉल्सवर्दी का परिवार संपन्न था। उनकी शिपिंग एजेंसी थी। उनका बिजनेस था सामान एक देश से दूसरे देश पहुंचाने का। तो गॉल्सवर्दी ने अपने परिवार के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। वैसे भी गॉल्सवर्दी के अंदर घूमने का कीड़ा था। गॉल्सवर्दी 1891 से 1893 तक पूरी दुनिया में घूमे। इन्हीं यात्रा के दौरान गॉल्सवर्दी जोसेफ कॉनरेड से मिले 1893 में। जोसेफ कॉनरेड जाने माने नॉवलिस्ट थे। जोसेफ कॉनरेड पोलैंड के रहने वाले थे। दोनों की अच्छी दोस्ती हुई और बाद में दोनों जोसेफ कॉनरेड और गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई औरत होती है। गॉल्सवर्दी के केस में भी कहावत ठीक बैठती है। गॉल्सवर्दी के अफेयर और शादी की बात करते हैं। गॉल्सवर्दी बिगैन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, द वाइफ ऑफ हिज कजन मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी। आफ्टर हर डिवोर्स 10 years later,
They were married on 23 September 1905. गॉल्सवर्दी के कज़न थे आर्थर गॉल्सवर्दी, जो आर्मी में मेजर थे। उनकी वाइफ थी एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। गॉल्सवर्दी एडा कूपर से मिले। गॉल्सवर्दी का कज़न आर्मी में मेजर था, अपनी वाइफ एडा कूपर को मारता पीटता था। जॉन गॉल्सवर्दी और एडा कूपर की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। गॉल्सवर्दी को एडा कूपर से सहानुभूति थी। बाद में एडा कूपर ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया और 23 सितंबर 1905 को गॉल्सवर्दी और एडा कूपर की मैरिज हो गई। इनका पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल रहा। जो गॉल्सवर्दी लिखते थे उसे एडा कूपर सुनती थीं और उसमें करेक्शन करती थीं। एडा कूपर अपने हस्बैंड के लिए टाइपिंग भी करती थीं। एडा कूपर अपने हस्बैंड की हर एक ज़रूरत का ध्यान रखती थीं। गॉल्सवर्दी की सक्सेस में उनकी वाइफ का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। गॉल्सवर्दी के लिटरेरी कैरियर की बात करते हैं। फ्रॉम द फोर विंड्स, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वॉज गॉल्सवर्दीज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन 1897. Galsworthy called it My First Sin. This was published under the pen name of John St. John. गॉल्सवर्दी का पहला वर्क जो पब्लिश हुआ वो था फ्रॉम द फोर विंड्स। ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। फ्रॉम द फोर विंड्स पब्लिश हुआ था 1897 में। फ्रॉम द फोर विंड्स बुरी तरह असफल रहा। गॉल्सवर्दी ने फ्रॉम द फोर विंड्स के बारे में कहा माई फर्स्ट सिन। एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। गॉल्सवर्दी ने अपने किस वर्क के लिए माई फर्स्ट सिन कहा? गॉल्सवर्दी ने फ्रॉम द फोर विंड्स पब्लिश किया था पेन नेम जॉन सेंट जॉन के नाम से। पेन नेम के मीनिंग को समझ लेते हैं। पहले राइटर्स अपने नाम से वर्क्स को पब्लिश नहीं करते थे। हमारे देश में भी कई ऐसे राइटर और एक्टर्स हैं जिनका असली नाम कुछ और है, जैसे दिलीप कुमार, अक्षय कुमार, मनोज मुंतशिर जो राइटर हैं उनका असली नाम मनोज शुक्ला है। यूरोप में जो राइटर्स होते थे वो अपने नाम से वर्क पब्लिश ना करके एक दूसरा नाम रख लेते थे। तो पेन नेम का मतलब होता है नेम चोजन बाय अ राइटर टू यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज और हर रियल नेम व्हेन पब्लिशिंग बुक्स। पेन नेम का सिनोनिम है सूडोनेम, एलियास और निकनेम। निकनेम हम प्यार वाले नाम को भी कहते हैं जो जनरली बच्चों के नाम घर पर रख दिए जाते हैं। हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल जॉसलिन was published in 1898 under the name of John St. John. गॉल्सवर्दी का पहला पब्लिश नॉवल था जॉसलिन, जो पब्लिश्ड हुआ था 1898 में। जॉसलिन भी पब्लिश्ड हुआ था गॉल्सवर्दी के पेन नेम जॉन सेंट जॉन के नाम से। गॉल्सवर्दी के पेन नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। गॉल्सवर्दी ने 4 वर्क्स पेन नेम से लिखे। फ्रॉम द फोर विंड्स कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, पब्लिश्ड हुआ था 1897 में। ये जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश्ड हुआ था। जॉसलिन नॉवल था, 1898 में पब्लिश्ड हुआ था। ये भी जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश्ड हुआ था। थर्ड है विला रूबिन एंड अदर स्टोरीज। ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, 1900 में पब्लिश्ड हुआ था जॉन सेंट जॉन के नाम से। जॉन गॉल्सवर्दी का फोर्थ वर्क जो जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश्ड हुआ था वो है अ मैन ऑफ डेवन। नॉवल है, 1901 में पब्लिश्ड हुआ था। आप इन चारों वर्क्स के नाम ध्यान रखिएगा। ये चारों वर्क्स जॉन गॉल्सवर्दी के पेन नेम से पब्लिश्ड हुए। आइलैंड फ्रेजेस वॉज द फर्स्ट वर्क पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम, प्रोबेबली ओइंग टू द रिसेंट डेथ ऑफ हिज फादर। आइलैंड फ्रेजेस ऐसा पहला वर्क था जॉन गॉल्सवर्दी का जो बिना पेन नेम के पब्लिश्ड हुआ था। आइलैंड फ्रेजेस पब्लिश्ड हुआ था 1904 में। गॉल्सवर्दी के फादर की डेथ 1904 में हुई। गॉल्सवर्दी सबसे बड़े बेटे थे, उन्हें फादर की प्रॉपर्टी मिली। शायद इस वजह से गॉल्सवर्दी ने अपना रियल नेम यूज़ करना शुरू कर दिया। गॉल्सवर्दी का पहला प्ले सिल्वर बॉक्स था। गॉल्सवर्दी ने समाज, कानून, राजनीति की बुराइयों पर लिखा। द सिल्वर बॉक्स में गॉल्सवर्दी ने क्रिटिसाइज करा है समाज को। सिल्वर बॉक्स में अमीर लड़का चोरी करता है लेकिन नाम लगता है गरीब आदमी पर। द सिल्वर बॉक्स पर मैं अलग वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। द पब्लिशर्स विलियम हाइनेमन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ मच ऑफ हिज वर्क। जॉन गॉल्सवर्दी के ज़्यादातर वर्क पब्लिश करे थे विलियम हाइनेमन ने, जो पब्लिशर थे जॉन गॉल्सवर्दी के। गॉल्सवर्दी को याद किया जाता है ट्रिलॉजी द फोरसाइट सागा के लिए। द फोरसाइट सागा फर्स्ट पब्लिश्ड
under that title in 1922 is a series of 3 novels and 2 interludes published between 1906 and 1921. जॉन गॉल्सवर्दी ने 1906 और 1921 के बीच 3 नॉवल और 2 इंटरल्यूड्स लिखे थे। इन पांचों को पब्लिश करा था एक साथ 1922 में। जॉन गॉल्सवर्दी ने इन पांचों को नाम दिया द फोरसाइट सागा। पहले इंटरल्यूड का मतलब देखते हैं। इंटरल्यूड नाउन है अ पीरियड और इवेंट दैट कम्स बिटवीन टू अदर्स एंड इज डिफरेंट फ्रॉम देम। इसका हिंदी में मतलब है अंतराल। इसको ऐसे समझते हैं कि 2 स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। पहले स्टैंड अप कॉमेडियन ने परफॉर्म करा, उसके बाद में दूसरा स्टैंड अप कॉमेडियन एकदम नहीं आएगा, बीच में कोई दूसरा आएगा जो एंकरिंग करेगा, उसके बाद में दूसरा स्टैंड अप कॉमेडियन आएगा। तो जो बीच का जो समय है एंकरिंग का, उसे हम कहेंगे इंटरल्यूड, अंतराल। फोरसाइट सागा कहानी है 3 जनरेशन की। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फर्स्ट नॉवल ऑफ द फोरसाइट सागा। 1906 में गॉल्सवर्दी का द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिश हुआ। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट बुक है फोरसाइट सागा ट्रियोलॉजी की। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को गॉल्सवर्दी के बेस्ट वर्क में से एक माना जाता है। गॉल्सवर्दी ने अपर मिडिल क्लास की सोच, जीवन शैली को क्रिटिसाइज करा है। द फोरसाइट सागा पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बाद पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंटरल्यूड इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट 1918 में। तीसरा था इन चांसरी जो पब्लिश हुआ था 1920 में। ये सेकंड नॉवल था द फोरसाइट सागा ट्रिलॉजी में। फोर्थ था अवेकनिंग, पब्लिश हुआ था 1920 में। ये सेकंड इंटरल्यूड है। फिफ्थ है टू लेट, पब्लिश हुआ था 1921 में। ये नॉवल है। ये फोरसाइट सागा का आखिरी नॉवल है। फोरसाइट सागा के जो 5 वर्क्स हैं, इसमें सबसे पहले द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये नॉवल है। उसके बाद में इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, ये इंटरल्यूड आया है। उसके बाद में थर्ड इन चांसरी, ये सेकंड नॉवल है। फोर्थ अवेकनिंग, ये इंटरल्यूड आया बीच में। फिफ्थ टू लेट, ये आखिरी नॉवल है। इन 3 नॉवेल्स को हम फोरसाइट ट्रिलॉजी भी कहते हैं। गॉल्सवर्दी ने 20वीं सदी की शुरुआत में जो समाज में हो रहा था उस पर पूरी आज़ादी से लिखा। Through his writings, Galsworthy campaigned for a variety of causes, including prison reform, women's rights, and animal welfare, and also against censorship. Galsworthy प्रिजन रिफॉर्म की बात करते हैं। कारागार में कैदी जिस कंडीशन में रहते थे उस पर लिखा। औरतों के अधिकारों के बारे में गॉल्सवर्दी ने लिखा। जानवरों के साथ जो बुरा सलूक हो रहा था उसके बारे में गॉल्सवर्दी ने अपने एसेज में लिखा। लिखने पर सेंसरशिप पाबंदी पर भी गॉल्सवर्दी ने काफ़ी एसेज में लिखा। When the World War first set in, Galsworthy tried to join military service but was refused, so he joined a hospital in France. 1914 में यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। गॉल्सवर्दी ने अपने देश की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। गॉल्सवर्दी मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते थे। अच्छी खासी एज थी, इस वजह से उन्हें मना कर दिया गया। बाद में गॉल्सवर्दी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस के हॉस्पिटल में घायलों की सेवा की। इन 1917 गॉल्सवर्दी वॉज ऑफर्ड नाइटहुड। ही रिफ्यूज्ड, सेइंग राइटिंग वॉज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवॉर्ड। 1917 में गॉल्सवर्दी को नाइटहुड की उपाधि के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन गॉल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया। गॉल्सवर्दी ने कहा, राइटिंग वॉज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवॉर्ड। राइटिंग अपने आप में ही पुरस्कार है। नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद नाम से पहले सर लग जाता है। जैसे न्यूटन को सर की उपाधि मिली थी तो उनके नाम से पहले सर आइजैक न्यूटन लग गया था। आपको हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी राजा थे उनमें से कईयों को नाइटहुड की उपाधि मिली। रामपुर के नवाब, ग्वालियर के राजा, पटियाला, कश्मीर, सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इस वजह से उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली। लेकिन जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो गांधी जी के कहने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होती है, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। हमारे देश के कई नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जाने कितने थे, उनमें से किसी को भी नाइटहुड की उपाधि नहीं मिली। वहीं पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना,
को नाइटहुड की उपाधि मिली। मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा है, बाद में मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की मांग की, मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान चले गए, मोहम्मद इकबाल को भी सर की उपाधि मिली थी। हमारे यहाँ जितने भी नेता थे उनको किसी को भी सर की उपाधि नहीं मिली थी, वहीं पाकिस्तान के जो कई बड़े नेता थे उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी। अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। Galsworthy opposed the slaughter of animals and fought for animal rights. He opposed hunting and supported the League for the prohibition of cruel sports. गॉल्सवर्दी ने एनिमल राइट्स की बात की। जिस बेदर्दी से एनिमल्स का स्लॉटर किया जाता था उसका गॉल्सवर्दी ने विरोध किया। गॉल्सवर्दी ने शिकार का विरोध किया। गॉल्सवर्दी ने सपोर्ट किया लीग फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ क्रूअल स्पोर्ट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन है उन खेलों पर प्रतिबंध की मांग करती थी जिनमें जानवरों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। इन 1921 गॉल्सवर्दी co-founded PEN International, an international club for authors, and became its first president. He served till 1932, and after which H.G. Wells became its president. 1921 में पैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लंदन में स्थापित किया गया। दुनिया भर के राइटर्स इस संस्था के मेंबर्स थे। गॉल्सवर्दी इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्रेसिडेंट बने। गॉल्सवर्दी पैन के प्रेसिडेंट 1921 से लेकर अपनी डेथ 1932 तक रहे। गॉल्सवर्दी की डेथ के बाद पैन के प्रेसिडेंट बने H.G. वेल्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पैन इंटरनेशनल, ये इंडिया में भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू इस ऑर्गेनाइजेशन पैन इंटरनेशनल के मेंबर रहे हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बतला रहा हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बस आप ध्यान रख सकते हो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के तौर पे। इन 1929 गॉल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1929 में गॉल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के मेडल की है। ऑर्डर ऑफ मेरिट को शॉर्ट में OM ओम से भी लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने सेना, साइंस, आर्ट, लिटरेचर के क्षेत्र में योगदान किया होता है। गॉल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द 1932 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1932 में गॉल्सवर्दी को लिटरेचर के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। गॉल्सवर्दी ड्यूरिंग द फाइनल 7 years ऑफ हिज लाइफ लिव्ड एट बैरी, वेस्ट ससेक्स। गॉल्सवर्दी अपनी डेथ से पहले 7 साल तक बैरी में रहे। बैरी गांव है वेस्ट ससेक्स डिस्ट्रिक्ट में। गॉल्सवर्दी डाइड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर एट हिज लंदन होम। गॉल्सवर्दी की डेथ ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई। उस समय गॉल्सवर्दी लंदन में रहते थे। गॉल्सवर्दी वॉज क्रीमेटेड एट वॉकिंग, आफ्टर विच हिज एशेज वर स्कैटर्ड ओवर द साउथ डाउन्स फ्रॉम एन एरोप्लेन। गॉल्सवर्दी को क्रीमेट किया गया वॉकिंग में। वॉकिंग जगह है जहां वॉकिंग क्रीमेटोरियम है। ब्रिटेन में मृत लोगों को ज़्यादातर दफना दिया जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को फर्नेस में मॉडर्न तरीके से क्रीमेट जला दिया जाए। गॉल्सवर्दी की एशेज को एरोप्लेन से साउथ डाउन के ऊपर फैला दिया गया। साउथ डाउन इंग्लैंड में जगह है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं उन्हें देखते हैं। क्रीमेट वर्ब है टू बर्न अ डेड पर्सनस बॉडी यूजुअली एज पार्ट ऑफ अ फ्यूनरल सेरेमनी। डेड बॉडी को जलाना। क्रीमेट का नाउन होता है क्रीमेशन। क्रीमेट से ही वर्ड बना है क्रीमेटोरियम, और क्रीमेटोरी इज अ वेन्यू फॉर द क्रीमेशन ऑफ द डेड। जहाँ पर मृत व्यक्तियों को जलाया जाता है उसे क्रीमेटोरियम कहते हैं। गॉल्सवर्दी की राख को स्कैटर कर दिया गया था साउथ डाउन्स के ऊपर। स्कैटर वर्ब है टू मूव अवे क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। विभिन्न दिशाओं में तेजी से बिखर जाना, फैलाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट के तौर पर गॉल्सवर्दी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियतें थी, उनको हम स्टडी करेंगे। जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ इससे आपकी समझ बढ़ जाएगी जो गॉल्सवर्दी ने लिखा था। रियलिज्म एंड सोशल प्रॉब्लम्स। Plays of Galsworthy deal with real social problems. Galsworthy said, I was not a reformer, only a painter of pictures, a maker of things. गॉल्सवर्दी ने रियलिटी प्लेस, यथार्थवादी नाटक लिखे। गॉल्सवर्दी ने जो बुराइयां थी समाज की उस पर लिखा। गॉल्सवर्दी ने कहा,
आई वॉज नॉट अ रिफॉर्मर, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ। ओनली अ पेंटर ऑफ पिक्चर्स, अ मेकर ऑफ थिंग्स, मैं पेंटर हूँ और मेकर हूँ जो चीज़ों को बनाता है। ड्रामेटिक टेक्निक एंड क्राफ्ट्समैनशिप। हिज प्लॉट्स डू नॉट अनफोल्ड कॉम्प्लिकेटेड हैपनिंग्स एंड सिचुएशंस, ईच प्लॉट इज डेवलप्ड ऑन अ सिंगल इंसिडेंट और सिचुएशन। गोल्सवर्दी ने प्लेस लिखे हैं वो किसी बड़ी घटना से शुरू नहीं होते। कोई छोटी समस्या या घटना से प्ले शुरू होता है, बाद में जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है समस्या की जटिलता समझ में आने लगती है। गोल्सवर्दी के वर्क्स को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो शुरुआत होती है बहुत ही सिंपल होती है, डकैती या मर्डर से नहीं, कोई छोटी मोटी चोरी या छोटा मोटा कोई झगड़े से शुरुआत होती है। करेक्टराइजेशन। गोल्सवर्दी took his characters from real English life. Goldsworthy's characters are types and not individual. गोल्सवर्दी ने करेक्टर्स रियल लाइफ से लिए। टाइप्स और इंडिविजुअल में डिफरेंस है। जैसे इंडिया का मैच हो रहा है, 10 में से 9 लोग कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, एक व्यक्ति कह रहा है नहीं जीतेगा, तो जो एक व्यक्ति है वो हो गया इंडिविजुअल और जो 9 लोग हैं वो हो गया टाइप्स। Goldsworthy's characters do not grow and change. They are flat and static characters and not dynamic. गोल्सवर्दी के करेक्टर चेंज और ग्रो नहीं होते हैं, वो फ्लैट हैं, स्टैटिक हैं और डायनेमिक नहीं है। इसका मतलब है कि जो करेक्टर है जैसा वो शुरू में है वो आखिर तक वैसा ही रहता है अपनी सोच से, या उसका जो भाग्य है, डेस्टिनी है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। आपने शोले मूवी देखी होगी। शोले मूवी में 3 करेक्टर्स की बात करते हैं, गब्बर, जय, वीरू। शुरुआत में तीनों ही बुरे हैं। गब्बर डकैत है, जय वीरू चोर है। मूवी के एंड में गब्बर वैसा ही रहता है, लूटमार करने वाला। तो ये स्टैटिक फ्लैट करेक्टर है, जबकि जय वीरू अपनी सोच व्यवहार से बदल जाते हैं, इसलिए जय वीरू के करेक्टर डायनामिक हैं। जॉन गोल्सवर्दी ने स्ट्राइप लिखा था जिसमें जो करेक्टर्स थे जॉन एंथनी और डेविड रॉबर्ट्स, ये शुरू से लेकर आखिर तक सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो ये स्टैटिक फ्लैट करेक्टर्स। सिंसियरिटी एंड इम्पार्शियलिटी। गोल्सवर्दी मेंटेन्स complete sincerity and impartiality in the presentation of social reality. गोल्सवर्दी के वर्क की खासियत है कि गोल्सवर्दी किसी का पक्ष नहीं लेते, वो इम्पार्शियल हैं। गोल्सवर्दी रियलिटी को लिखते हैं और हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अगर वो गरीब व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो वो उसको दिखाएंगे, वो अपने व्यूज़ नहीं लिखेंगे, हम खुद समझ जाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। He himself writes, "Let me eliminate any bias and see the whole thing as an umpire, one of those pure beings in white coats purged of all prejudices, passions and predilections of mankind." गोल्सवर्दी कहते हैं मुझे पक्षपात खत्म करना है और चीज़ों को देखना है जैसे कि एम्पायर देखता है, वाइट कोट में, पर्ज्ड ऑफ ऑल प्रेजुडिसेस, उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होते, कोई भावनाएं नहीं होती और ना ही कोई रुचि होती है। गोल्सवर्दी डज नॉट प्रोवाइड एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ही पोजेस। गोल्सवर्दी के वर्क्स की एक खासियत है कि वो किसी भी समस्या जिसके बारे में वो लिखते हैं उसका वो सॉल्यूशन नहीं बतलाते। समाज को डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे वर्ड आया है इम्पार्शियलिटी, नाउन है। द फैक्ट ऑफ नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द साइड्स, किसी को भी सपोर्ट ना करना, हिंदी में मतलब है निष्पक्षता। ड्रामेटिस्ट के तौर पर गोल्सवर्दी ने एसेज में लिटरेचर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, एग्जाम्स में कोटेशंस के तौर पर पूछा जा सकता है। गोल्सवर्दी एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन आर्ट एंड ड्रामा इन सम प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा। गोल्सवर्दी ने एक ऐसे लिखा था सम प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा, इसमें गोल्सवर्दी ने अपने विचार लिखे थे। ही सेड द मोरल इज द की नोट ऑफ ऑल ड्रामा, दैट इज टू से अ ड्रामा मस्ट बी शेप्ड so as to have a spire of meaning. All human life and character have their inherent natural moral, and the business of the dramatist is so to pose the group as to bring that moral poignantly to the light of day. ड्रामा का जो की नोट, जो सेंट्रल पॉइंट है वो है मोरल, नैतिकता। कहने का मतलब है ड्रामा को इस तरीके से शेप दी जानी चाहिए, लिखा जाना चाहिए कि उसका एक अपना मीनिंग हो। हमारा जो जीवन है, करैक्टर है, उसका एक अपना मोरल, एक अपना नैतिक मूल्य है और ड्रामाटिस्ट का ये कर्तव्य है कि वो इस नैतिकता को बाहर लेकर आए।
गॉल्सवर्दी आगे ऐसे में कहते हैं सम प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा में, इट वॉज वन सैड ऑफ शेक्सपियर दैट ही हैड नेवर डन एनी गुड टू एनी वन एंड नेवर वुड. इन ट्रूथ द गुड दैट शेक्सपियर डिड टू ह्यूमैनिटी वॉज ऑफ अ रिमोट एंड शैल वी से eternal nature, and this partly because he was, in his greater place at all events, free from the habit of drawing a distorted moral. शॉर्ट में आपको बतला देता हूँ. जॉन गॉल्सवर्दी कहते हैं कि शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर ने कुछ ऐसा नहीं लिखा जो नैतिक हो. अगर सच्चाई को हम देखें तो शेक्सपियर ने जो चीज़ लिखी वो दूर की थी, वो शाश्वत थी, एटर्नल थी. गॉल्सवर्दी ने कई प्लेज लिखे, इनमें से मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है. इन प्लेस के आपको नाम पता होना चाहिए. कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कौन पहले पब्लिश हुआ था, या फिर एग्ज़ाम्स में ऐसे वर्क को लिख दिया जाता है जो कि उस राइटर ने नहीं लिखा होता और पूछा जाता है इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि इस राइटर ने नहीं लिखा है. तो आपको नाम ध्यान होने चाहिए. डिफ़िकल्ट है, जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रखिएगा. द सिल्वर बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ाऊँगा. स्ट्राइफ मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ. जॉय इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप नाम ध्यान रखिएगा. जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ाऊँगा. द लिटिल ड्रीम नाम को ध्यान रखिएगा. द पैटिशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. द एल्डेस्ट सन ये इम्पॉर्टेंट है एक बार को. द फ्यूगिटिव, द मॉब, अ बिट ऑफ लव, द फाउंडेशंस इसका नाम आप ध्यान रखिएगा. द फर्स्ट एंड द लास्ट इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा. द स्किन गेम इम्पॉर्टेंट है. अ फैमिली मैन नाम ध्यान रखिएगा. लॉयल्टीज़ का भी नाम ध्यान रखिएगा. एस्केप इम्पॉर्टेंट प्ले है, इसे कुछ स्टेट्स में पढ़ाया भी जाता है. और लास्ट है पंच एंड गो, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन लास्ट प्ले है, इस वजह से इसका नाम ध्यान रखिएगा. गॉल्सवर्दी ने कई नॉवेल्स लिखे जिनमें से इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आप नाम ध्यान रखिएगा. शुरू के जो हैं ये चारों नॉवल उन्होंने अपने पेन नेम से पब्लिश करे थे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. फ्रॉम द फोर विंड्स, जॉसलिन, विलारुबियन, अ मैन ऑफ डेवन. द आइलैंड फ्रेजेस 1904 में पब्लिश हुआ था. फ्रेटर्निटी नाम ध्यान रखिएगा. अब मोटले, द फ्रीलैंड्स, सेंट्स प्रोग्रेस और कैप्चर्स. जितना हो सके आप इनके नाम को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा. मैं आपको बताता हूँ मैं इस चीज़ को कैसे ध्यान रखता था. ये चीज़ ऐसी है जिसको याद नहीं करा जा सकता, बहुत टफ होती है, कई एक सारे नाम हैं. तो मैं एग्ज़ाम से कुछ समय पहले केवल ऐसी चीज़ें जिनको याद रखना मुश्किल है उन्हें मैं एक बार रीड कर लेता था. जैसे ये प्लेज और नॉवेल्स हैं, इनके मैंने एक बार नाम रीड कर लिए एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले. ज़रूरी नहीं है जो मैं तरीका बतला रहा हूँ वही सही हो या वो आप पे फिट हो, लेकिन ये मेरा तरीका है. आप पर जो फिट बैठता है वो आप अपने तरीके से नाम ध्यान रखिएगा. स्टूडेंट्स वीडियो ख़त्म होता है, जो चीज़ें रह गई हैं वो आने वाले वीडियोज़ में मैं कंप्लीट कर दूंगा. मैं आपको A to Z पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स. गुड बाय.